सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम में मैं सुमैया रिजवान आपको वेलकम कहती हूँ। नाजरीन, मुल्क की सियासत अगर आप देखें, जब से शहबाज शरीफ साहब गिरफ्तार हुए हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग के नून के रहनुमाओं के लहजे में सख्ती आ गई है। ये सख्ती नज़र आ रही है हमें, लेकिन ये सख्ती सिर्फ लहजों की हद तक ही होगी या फिर जो APC के बाद मुत्तहदा अपोजिशन है वो वाकई फ्रंट फुट पे खुल के खेलेगी। और वो खुल के क्या खेलेगी कि वो वाकई हुकूमत को टफ टाइम दे सकेगी? ये वो आम सवाल है जो बार बार उठाया जा रहा है कि ये जो अपोजिशन है ये किस तरीके से अब आगे काम करेगी। गो कि कल हमने देखा कि 11 अक्टूबर की डेट दी गई कि पहला जलसा जो है वो कोयटा में होगा और वहाँ से आगाज़ होगा। लेकिन अब इस सारी सूरत हाल को अगर हम देखते हुए बात करें तो नून लीग का मुस्तकबिल क्या है? अगर मियाँ नवाज शरीफ साहब मुल्क से बाहर ही रहते हैं और मियाँ शहबाज शरीफ साहब जेल में रहते हैं, तो क्या मरियम नवाज ही इसी तरह से क़यादत करेंगी? और जिस तरह वो क़यादत कर रही हैं, जो लहजे में उनके तलखी है, उस तलखी को लेकर ही चलेंगी। दूसरी जानिब अगर हम बात करें तो आज इस्लामाबाद हाईकोर्ट के रिमार्क्स भी हमारे सामने हैं, जो मियाँ नवाज शरीफ की अपीलों के केस के बाद से रिमार्क्स सामने आए और ये कहा गया कि नवाज शरीफ साहब की बैरून मुल्क रवानगी इस सिस्टम की तज़हीक है। और ये भी रिमार्क्स दिए गए कि वो मुजरिम बाहर बैठकर हंसता होगा कि क्या हमारा सिस्टम उनको वापस ना ला सका। जबकि दूसरी जानिब आज मियाँ नवाज शरीफ ने एक तकरीर भी की है। वो तकरीर जो उन्होंने की है, ज़रा पहले मैं उसकी बात करना चाहूँगी कि उस तकरीर में उन्होंने क्या कहा है, क्योंकि वो तकरीर जो थी वो मियाँ शहबाज शरीफ की गिरफ्तारी के बाद का रद्द-ए-अमल था। तो ज़रा मैं बजाय मैं दोहराऊँ, मैं नुमाइंदे से बात करूँगी। हमारे अब्बास नकवी हमारे साथ हैं, उनसे पूछते हैं कि वो तकरीब थी उस ज़ाहिर इजलास से वो क्या थी। तो अब्बास ज़रा बताइएगा, वो जो रद्द-ए-अमल एक्सपेक्ट किया जा रहा था, तो आज वो जो तकरीर पहले मियाँ साहब ने 2 साल की खामोशी के बाद तोड़ी थी और तकरीर की थी, क्या वैसी ही तकरीर आज की है या कुछ मुख्तलिफ है आज की तकरीर? जी बहुत शुक्रिया। जैसे कि आज मियाँ नवाज शरीफ ने अब से कुछ देर पहले जो है अहम तकरीर की है और इसमें आज उन्होंने दोबारा एक मरतबा फिर इदारों को शदीद तनकीद का निशाना बनाया। अच्छा। और उसके साथ साथ उनका ये कहना था कि शहबाज शरीफ के साथ जो सलूक हो रहा है उस पर मैं बहुत ज्यादा दुखी हूँ। जो कुछ हो रहा है इससे हमारे जज्बे और मजीद बढ़े हैं और इंशाल्लाह हम अपनी जद्दोजहद मजीद तेज कर देंगे। नवाज शरीफ का ये भी कहना था कि हमें इस पर फख्र है कि हमारे साथी जुर्रत से हालात का मुकाबला कर रहे हैं। हमारे बच्चों के साथ जो सलूक हो रहा है, तारीख में ऐसा तैयार रवैया है जो पहले नहीं देखा गया। इस मौके में उनका ये कहना था कि मैं शहबाज शरीफ को जो है इन हालात में उनको मुकम्मल तौर पर सलूट करता हूँ कि जिस तरह से वो मुकाबला कर रहे हैं। दिन रात उन्होंने मेहनत की, पाकिस्तान की तरक्की के लिए शहबाज शरीफ ने अपना किरदार अदा किया। और नवाज शरीफ का ये भी कहना था कि शहबाज शरीफ जो है वो मर्द मेहमान है, उन्होंने मुश्किलात के सामने सर नहीं झुकाया और आज भी वो एक मरतबा फिर जो है जेलों में जेल काट रहे हैं। इसके साथ साथ उन्होंने इदारों को दोबारा एक मरतबा तनकीद का निशाना बनाया और उनका ये भी कहना था कि इन तमाम चीजों का इनको जवाब देना पड़ेगा और इंशाल्लाह वो वक्त दूर नहीं है कि अपने मुल्क में गुलाम बनकर नहीं रह सकते। उनका ये कहना था कि भरपूर तौर पे जो भी साजिशें की जा रही हैं उस वजह से मुकम्मल तौर पे उनका मुकाबला किया जाएगा। इसके साथ साथ तमाम मामला जो है अब नवाज शरीफ ने अपने कंट्रोल में ले लिए और देखना ये है कि मुस्लिम लीग नून जो है अब वो सड़कों का रुख कब करती है, क्योंकि इस जो मीटिंग है CEC की इसमें मरियम नवाज, हसन इकबाल, ख्वाजा साद रफीक, उसके साथ राना सनाउल्लाह और दीगर क़यादत मौजूद है। तो देखना यह है कि अब मजीद क्या ऐलानात जो है मुस्तकबिल में सामने आते हैं। बिल्कुल सही, बहुत शुक्रिया आपका अब्बास नकवी। डिटेल बता रहे थे कि आज जो CEC इजलास से मियाँ नवाज शरीफ साहब जो कि सजा याफ्ता मुजरिम हैं, उन्होंने तकरीर की है और ज़ाहिर है वो तकरीर कुछ ज़्यादा मुख्तलिफ नहीं थी। लेकिन जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट की मैं आपको बता रही हूँ रिमार्क्स जो आज दिए गए हैं वो ये दिए गए हैं कि ये बताइए कि जब हमने वारंट गिरफ्तारी जारी की है, ये इस्तिफसार किया गया कि जो वारंट गिरफ्तारी जारी किए गए वो वसूल क्यों नहीं किए गए, उस पर अमल दरामद क्यों नहीं करवाया गया। ये क्या नाकामी हमारे सिस्टम की, और सिस्टम पर बैठकर वो मुजरिम भी हंसता होगा, हमारी आवाम भी हंसती होगी। और मियाँ साहब के बारे में अदालत ने रिमार्क्स दिए कि नवाज शरीफ बैरून मुल्क जाकर ये पूरे निज़ाम की तज़हीक है। तो ज़रा मैं आज की समाअत की पहले बात कर लेती हूँ। अकील अहमद हमारे साथ हैं। अकील, ज़रा मैंने तो थोड़ा बहुत बताया कि रिमार्क्स में ये कहा गया, ज़रा आप मुझे बताएंगे कि रिमार्क्स में इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने आज क्या कहा मियाँ साहब के हवाले से?
जी बिल्कुल, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आज जो पानामा रेफरेंसेस के हवाले से अपीलें दायर की गई थी उस पर जस्टिस मोहसिन अख्तर और जस्टिस आमिर फारूक ने समाअत की। तो एडिशनल अटॉर्नी जनरल तारिक खोखर ने अदालत को ये बताया कि नवाज शरीफ ने दूसरी बार भी जो नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी है वो लेने से इनकार कर दिया है। जबकि यह भी बताया गया कि पाकिस्तान में जो बरतानवी हाई कमीशन का ऑफिस है उन्होंने इस हवाले से माजरत जाहिर की है कि वो अदालती अहकाम पर बरतानिया में अमल दरामद नहीं करा सकते, क्योंकि पाकिस्तान का बरतानिया के साथ कोई इस तरह का एक्स्ट्राडिशन का मुआहदा नहीं है। जिस पर अदालत ने जो मुख्तलिफ ऑप्शन थे उन पर गौर किया। जस्टिस आमिर फारूक ने केस के दौरान ये रिमार्क्स दिए कि हम नवाज शरीफ को आज 2 बार मौका दे चुके हैं कि वो अदालत के सामने पेश हो। आज 5वीं हियरिंग है लेकिन नवाज शरीफ अदालत में पेश नहीं हुए। जस्टिस आमिर फारूक का ये कहना था कि नवाज शरीफ की तकरीर तो पूरे मुल्क ने सुनी और बुलंदबांग दावे किए, लेकिन जब अदालत वो कहीं सामने नजर नहीं आ रहे, नजर लग रहा है कि वो कहीं छुपे हुए हैं और सिर्फ तकरीरें करने सामने आते हैं और छुप जाते हैं। जिस पर मोहसिन अख्तर कियानी का ये ने काफी सख्त रिमार्क्स दिए। अमूमी तौर पर जो है वो जज साहिबान की जानिब से इतने सख्त रिमार्क्स नहीं दिए जाते, लेकिन जज मोहसिन अख्तर का ये कहना था कि खारिया अदालतें, वजारत दाखिला और स्थानीय हुकूमत जो है वो एक मुजरिम को लंदन से बुलाने की कोशिशें कर रही हैं, लेकिन एक मुजरिम जो है लंदन जाकर बैठ गया है। इस तरह के मुजरिम का पाकिस्तान से जो है वो लंदन जाना भी एक सवालिया निशान। बिल्कुल, यही रिमार्क्स हैं। बहुत शुक्रिया अकील अहमद, यही रिमार्क्स हैं और यही सवाल अब मैं उठाऊंगी। मेरे मेहमान मेरे साथ मौजूद हैं, मुझे कराची स्टूडियोज में ज्वाइन कर रहे हैं, सीनियर सहाफ़ी हैं, तजियाकार हैं लजीज लगारी साहब। बहुत शुक्रिया लगारी साहब आपके वक्त का। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से सिद्दीकुल फारूक साहब मेरे साथ मौजूद हैं। सिद्दीक साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की नुमाइंदगी करने के लिए उस्मान सईद बसरा साहब मेरे साथ मौजूद हैं। तमाम हज़रात का शुक्रिया। लेकिन सबसे पहले सिद्दीक साहब मैं आपसे बात करूँगी, अदालत ने रिमार्क्स दिए हैं, ये वही अदालतें हैं जिन्होंने रिलीफ भी दिया, जिन्होंने जाने की इजाज़त भी दी मियाँ साहब को। आज वही अदालतें पूछ रही हैं कि मियाँ नवाज शरीफ जो कि सज़ा याफ्ता मुजरिम हैं वो बाहर बैठ के तकरीरें कर लेते हैं, लेकिन जब हम उनको बुलाते हैं तो वापस नहीं आते। ये पूरे सिस्टम की तज़हीक है, क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया जी, जजेस जो भी रिमार्क्स दें, लेकिन जिस जज ने नवाज शरीफ साहब को सज़ा सुनाई, जज अरशद मलिक, ज़रा उसका भी किरदार देख लें। और उसने ये बता दिया कि उसने सज़ा किस दबाव के तहत दी, नंबर 1। नंबर 2, नैब के बारे में, जब नैब की ये इन अदालतें जो एहतसाब अदालतें हैं ये सज़ाएँ सुनाती हैं, तो जो सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला है ख्वाजा बिरादरान की ज़मानत के सिलसिले में 87 सफ़हात पर मुश्तमिल, कम से कम उसको भी सामने रख लें। मेरी ये सबमिशन होगी कि उसको भी सामने रखें। वो इसी नैब के बारे में, इस नैब की कारकर्दगी के बारे में, इस नैब की काबिलियत और सलाहियत के बारे में क्या उन्होंने क्या ये नहीं कहा कि इनका काम सियासी वफादारियाँ तब्दील करने के लिए इस्तेमाल हो रही हैं, इनमें कोई सलाहियत नहीं है। तो ये सारी चीज़ें एक बेगुनाह आदमी को पकड़ के सज़ा सुना दें और फिर उसके बाद दूसरी बात कि नवाज शरीफ साहब बाहर गए हैं, तो वो खुद तो नहीं गए। ये एक अलग बहस है ना, उन्होंने खुद कहा था कि नैब के डिसीजंस पर एक अलग बहस है, लेकिन अगर मियां नवाज शरीफ साहब अलग बहस नहीं है ना, नहीं जुड़ी हुई है, मुजरिम तो है नवाज शरीफ साहब की सजा, नवाज शरीफ साहब की सजा और सजा से जुड़ी हुई तमाम मामलात, उनका बाहर जाना एक ही मामले की तमाम कड़ियां हैं। लेकिन मियां शहबाज शरीफ साहब ने अदालत को इंश्योर कराया है ना कि वो वापस आएंगे। ये तो नहीं कहा कि वो वापस नहीं आएंगे, हम इस सजा को नहीं मानते, वो मुजरिम नहीं है, ऐसा तो कोई स्टेटमेंट नहीं है। तो फिर मेहरबानी करके लाहौर हाई कोर्ट का फैसला पढ़ लें। लाहौर हाई कोर्ट का फैसला पढ़ने के बाद फिर आप बात करें। नहीं, आप मुझे बताएं कि अगर लाहौर हाई कोर्ट की आप बात करें, अदालतों को इंश्योरिटी भी तो आप लोगों ने ही दी है ना, वो लिख के मियां शहबाज शरीफ साहब ने गारंटी भी तो ली है ना कि वो मियां नवाज शरीफ साहब इलाज करवा के वापस आएंगे। ये एक अलग डिबेट है, ये एक अलग डिबेट है, लेकिन बताएं मियां साहब तो वापस आएंगे ना। देखिए, उसने अदालत मैं 2 बातें करता हूँ। अदालत ने ये भी कहा है कि जो हाई कमीशन है वो भी राब्ते में रहे, रिपोर्टें जमा कराएं। वो रिपोर्टें जमा हुई और जो शहबाज शरीफ साहब ने ज़मानत दी कि वो जब ठीक आएंगे, डॉक्टर उन्हें फिट करार देंगे, वो वापस आ जाएंगे। मैं आज भी कहता हूँ कि नवाज़ शरीफ साहब ने तीसरी सर्जरी से गुजरना है,
वो सर्जरी शायद इसी अक्टूबर के कल से शुरू होने वाला है। साहब ये भी तो बात आपके इल्म में है ना कि एक्सटेंशन पंजाब हुकूमत से मशरूत थी, पंजाब हुकूमत ने नहीं दी, तो जाहिर है अब ये मामला तो बीच में लटक गया है ना, वो आप लोगों का नैरेटिव है, टेक्निकली मामलात की बात करें ना। फिर मैं फिर अर्ज करूंगा, कोई बीच में कोई नहीं लटका। बड़ा क्लियर है कि जब वहाँ के डॉक्टर कहेंगे कि हाँ अब ये फिट हैं, ये ट्रैवल भी कर सकते हैं, ये जा भी सकते हैं, मामूल की ज़िंदगी गुजार सकते हैं, वो आ जाएंगे। और शहबाज शरीफ साहब ने यही ज़मानत दी है। ये अपना हाई कमीशन को कहें, वहाँ रब्ता करें, रिपोर्ट्स उन्होंने जमा यहाँ भी करा दी हैं, वहाँ भी करा दी हैं। और दूसरा मैं ये ज़रूर कहूँगा कि उस जज का कंडक्ट और उस जज सही है, मैं हुकूमती मौक़िफ़ लेती हूँ इस पर कि हुकूमत अब तक क्या कर रही है। मैं हुकूमती मौक़िफ़ लेती हूँ, वहाँ से बसा साहब से पूछती हूँ। वापस आते हैं अपने शो पर। तो उस्मान साहब साहब, हुकूमत बात कर रही है, कल भी काबीना के इजलास में कहा गया कि मियां साहब को वापस लाया जाएगा, कई ऑप्शंस पे गौर किया गया कल काबीना के इजलास में। आज यास्मीन राशिद साहिबा का बयान भी सामने आ जाता है। लेकिन अगर बात करें, हुकूमत ने जाने दिया मियां साहब को, रिपोर्ट्स बना के दी, इस तरह का ग्राउंड बनाया गया कि जी हाँ मियां साहब बीमार हैं। आप ही के लोगों के डॉक्टर्स थे पंजाब हुकूमत के जिन्होंने ये कहा कि मियां साहब बीमार हैं, अब जाने दिया जाए, और उनके जाने के फौरन बाद ये बयानात शुरू हो गए। अब वापस लाने की जहाँ तक बात है, तो क्या कर रही है हुकूमत? और जो ये बात की अभी सिद्दीकुल फारूक साहब ने, इस पर आप लोगों का क्या रद्द अमल है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुमैया, आपका बड़ा शुक्रिया। बस सिद्दीकुल फारूक साहब को खैर छोड़ें, शरीफ आदमी हैं, वो फंस गए हुए हैं मुस्लिम लीग नून के अंदर। कोई शरीफुल नफ्स आदमी, कोई मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी, कोई कानून को समझने वाला आदमी, कोई सियासत की अबजद को समझने वाला आदमी, कोई ABCD समझने वाला आदमी, या कोई ऐसा सियासी वर्कर जिसके अंदर रत्ती बराबर भी कोई शर्म हो, ये मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा। आज हाई कोर्ट के ऑब्जर्वेशन देख लें कि नवाज शरीफ का कंडक्ट शर्मनाक है, उसको डिफेंड करने टेलीविजन पे नहीं बैठ सकता। आप देखिए कि पाकिस्तान की मुआशियात का जनाजा निकालने वाले ये लोग पाकिस्तान की खिलाकियात का भी जनाजा जो है वो निकालने पे उतर आए हैं। पाकिस्तान की सियासत में जो थोड़ी बहुत इखलाकियात रह गई थी, उसका जनाजा निकालने की सुर्खेल भी मुस्लिम लीग नून है। आप मुझे बताइए कि कैसा आदमी नवाज शरीफ, जिसका नाम है ता हयात नाअहल है, नजरसानी की अपील मुस्तरद हो चुकी है। नंबर 1, पाकिस्तान की अदालत से इश्तहारी डिक्लेयर हो चुका है, उसके बच्चे पाकिस्तान के कानून से भागे हुए इश्तहारी हैं बेटे उसके, उसकी बेटी सजा याफ्ता है, उसका समधी इश्तहारी है, उसके भतीजे इश्तहारी हैं। चोरों और इश्तहारियों का ये मजमा, उसकी रिप्रेजेंटेशन टेलीविजन के ऊपर होनी नहीं चाहिए। लेकिन आप लोग तो किसी भी इश्तहारी को लाने में अब तक कामयाब नहीं हुए ना। देखिए सुमैया, अगर हम इश्तहारी को लाने में कामयाब नहीं हुए तो इसका मतलब ये तो नहीं कि वो कानून से भागे हुए नहीं है। इसका मतलब ये भी नहीं है कि टेलीविजन पर बैठ के उनकी इस तरह की तर्जुमानी की जाए। देखिए, अल्टीमेटली पाकिस्तान के लोग आपके टेलीविज़न की स्क्रीन के ज़रिए, आपके सारे कैमरों के ज़रिए ये देख चुके हैं, जान चुके हैं कि पाकिस्तान के अंदर एक ऐसी जमात मुस्लिम लीग नून के नाम से जानी जा रही है, जिसकी लीडरशिप सारी चोरी में अंदर है या इश्तहारी है, लूटमार में मुलव्वस है या उसके इल्ज़ाम को फेस कर रही है। आप मुझे बताइए कि अभी सिद्दीकुल फारूक साहब की आपने बयान गुफ्तगू सुनी है? कोई ना सर है ना पाँव है। पाकिस्तान की एक हाई कोर्ट जैसी अदालत जो है वो एक उनके लीडर के ऊपर जो ऑब्जर्वेशन दे रही है, बजाय इसकी कि ये आगे बढ़ के कहें कि हाँ भाई हम शर्मिंदा हैं इसलिए कि हमारा लीडर तो भागा हुआ है, हाँ हम शर्मिंदा हैं कि हाई कोर्ट को आज ये ऑब्जर्वेशन देनी पड़ रही है, ये उसके ऊपर मतलब कि ना कोई टांग है, ना पाँव है, ना सर है, वो जो लॉजिक पेश कर रहे हैं। अब ये इसके ऊपर आ जाते हैं कि ये हुकूमत उनको वापस लाने में कितनी संजीदा है। ये बात आप यकीन रखिए कि तय हो चुकी है, क्योंकि नवाज शरीफ को इश्तहारी करार दिया जा चुका है और हाई कोर्ट की इस तरह की ऑब्जर्वेशन आ गई है। हुकूमत हर वो दस्तयाब जो कानूनी रास्ता है उसको इख्तियार करेगी और नवाज शरीफ साहब इदारों पे हमला करें, अदालतों को गाली दें, पाकिस्तान की फ़ौज की तज़हीक करें, अस्करी इदारों को गाली दें, इस सब के बावजूद भी उनको किसी सूरत भी लंदन में नहीं रहने दिया जाएगा। चलें ठीक है, देखते हैं ना आने वाले वक्त में आप लोग जो कानूनी ऑप्शंस हैं कितना उनको इस्तेमाल कर पाएंगे और मियां साहब को वापस लाने में कितना कामयाब होंगे। लगारी साहब, ये सिर्फ बातें हैं, जुबानी कलामी, एक दूसरे को सिर्फ तनकीद का निशाना बनाया जाता है, या फिर आपको लग रहा है कि इसका कोई एंड रिजल्ट भी निकलेगा? 3 चीज़ें हैं जिन पर बात होनी चाहिए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने मियां नवाज शरीफ के जाने से पहले हुकूमत से इस अमर की ज़मानत तलब की थी
कि क्या मियाँ नवाज शरीफ ज़िंदा रहेंगे, आप ये ज़मानत दें। ज़ाहिर हुकूमत तो ज़मानत नहीं दे सकती थी। फिर उसके बाद जो है मियाँ नवाज शरीफ छुप कर नहीं गए हैं। मियाँ नवाज शरीफ हुकूमत की मर्ज़ी मंशा के मुताबिक गए हैं और हुकूमत ने बाकायदा इसकी इजाज़त दी और जो कितने अरबों खरबों मांग रही थी ज़मानत पर, वो उन्होंने 50 रुपए के स्टाम्प पर जो है उनको जाने की इजाज़त दे दी। जी हाँ। अच्छा, वो चले गए हैं और ये जो है वो आज खुद भी नहीं चले गए। लाहौर हाई कोर्ट ने उनकी ज़मानत मंजूर की थी जी। और उनकी ज़मानत मंजूर करने का मतलब ये नहीं था कि उन्हें बरी कर दिया गया है। अब हुकूमत ने, अदालत ने ज़मानत मंजूर की, हुकूमत ने और खुद उसकी मुद्दत भी थी जी, और हुकूमत ने खुद भेज दिया और वो छुप कर भी नहीं गए। एक तैयारा था, उस तैयारे में वो जाकर बैठे और उस तैयारे में गए और तमाम ना सिर्फ ये कि इदारे देख रहे थे, कैमरे भी देख रहे थे, हम भी देख रहे थे, लाइव हो रही थी ये सारा कुछ। तो बात ये है कि ये अदालत की मंशा थी या नहीं थी हमें नहीं मालूम है, लेकिन हुकूमत की मंशा ज़रूर थी और हुकूमत की मंशा ये थी कि ये कोई बोझ बनकर हमारे गले में ना पड़े। तो इसलिए उन्होंने ये किया कि जो रिपोर्टें आई थी वो रिपोर्टें भी किसी नून लीग के बोर्ड ने नहीं दी थी। जी हाँ। किसी अपोजिशन का बनाया हुआ बोर्ड नहीं दे रहा था। रिपोर्टें जो थी वो सरकारी बोर्ड दे रहा था। वज़ीरे सेहत मोहतरमा डॉक्टर यास्मीन राशिद खुद दे रही थी कि जनाब प्लेटलेट्स जो हैं वो ऊपर नहीं आ रहे हैं और उनकी ज़िंदगी ख़तरे में है। जब ज़िंदगी ख़तरे में थी रोज प्रेस टॉक होती थी लगारी साहब। जी जी बिल्कुल ऐसा था। और जब ऐसी सूरत हाल थी और आप इस तरह से हुकूमत ने फैसला किया, तो पहली बात यह कि ये इस मामले में पहला फरीक जो है, अदालत को हम यूँ नहीं कह सकते कि अदालत ने ज़मानत तलब की, भाई मियाँ नवाज शरीफ से ज़िंदा रहेंगे, हुकूमत कह देती जी ज़िंदा रहेंगे। और ज़िंदगी और मौत तो अल्लाह के हाथ में, हुकूमत कैसे कह सकती थी कि वो ज़िंदा रहेंगे। अल्लाह ना करे कि वो उनको कुछ हो और अल्लाह ना करे कि उनकी ज़िंदगी को ख़तरा हो, लेकिन हुकूमत ये कैसे दे सकती है किसी की भी ज़मानत आपके जनाब फ़लाँ शख्स ज़िंदा रह सकता है या नहीं रह सकता है। ये फ़ैसला बहरहाल हुआ और हुकूमत ने ये फ़ैसला किया और हुकूमत ने भी अदालत की तरफ से ज़मानत के बाद ये फ़ैसला किया। अच्छा, ये भाग कर भी नहीं गए, मफरूर भी नहीं थे, फरार भी नहीं हुए। अब हुकूमत अपनी ज़िम्मेदारी कबूल करे कि उसने क्यों ये फ़ैसला किया, किस बुनियाद पर फ़ैसला किया, और हुकूमत ने जब फ़ैसला किया तो फिर फॉलो अप क्या तो लगाई साहब ये नारा क्यों आता है? कल भी हमने देखा काबीना के इजलास में एनआरओ नहीं देंगे, ये नारा बार बार बीच में क्यों आता है एनआरओ का? ये एनआरओ देंगे, इन्होंने पहले भी दिया, आइंदा भी देंगे और खुद मियां साहब को दे दिया एनआरओ। क्या यही एनआरओ था ना कि वो चले गए थे? मैं ही नहीं कहता हूँ कि मियां नवाज शरीफ ने एनआरओ लिया या नहीं लिया, लेकिन इमरान खान साहब ने तो एनआरओ दिया ना उन्हें, वो चले गए ना। ऐसा नहीं है कि किसी अदालत के हुक्म से गए, वो एग्जीक्यूटिव के हुक्म से गए थे और उनका मामला भी पंजाब हुकूमत के तहत होना था कि वो पंजाब हुकूमत तय करती। बहरहाल ये हुकूमत का और अदालत का एक मामला है। अदालत एक अपील की समाअत कर रही है। अपील की समाअत के दौरान वो उस जो मुकदमे के अंदर जिनको पहले सज़ा हुई है उनको वो तलब कर रही है और उनकी तलबी जो है उसका नहीं हो रहा है तो उसने वारंट निकाले हैं। अब उसके बाद की सूरत हाल क्या होती है? वारंट की तामील करवाना तो हुकूमत का काम है ना। और हुकूमत को अपने बयानिए को ये कह रही है, माजरत कर रही है हुकूमत, हाथ बांध रही है, हम नहीं तामील करा सकते। हुकूमत ने तो कह दिया ना। जी हाँ बिल्कुल। आप वजारत खारजा ने कह दिया कि जनाब हम तामील नहीं करा सकते और हम लंदन की जुरिस्डिक्शन में, हम इंग्लैंड की जुरिस्डिक्शन ऐसा कोई मुआहिदा ही नहीं है ना सर। मैं ब्रेक ले लूं, मैं वापस आऊंगी, फिर बात यही करेंगे कि असल जो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के जो है वो कमज़ोर हुआ है, उस बयानी को ठीक करने के लिए अब क्या वाकई हुकूमत कुछ कर पाएगी? क्या ऐसे कोई कानूनी ऑप्शन हुकूमत के पास मौजूद हैं? इस पर ही बात करेंगे। बाबरी मस्जिद का 28 साल बाद फैसला है, इस पर भी इस ब्रेक के बाद बात करेंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक टू द शो। और हम बात कर रहे हैं मियां साहब की वापसी हुकूमत कैसे करवाएगी। तो सिद्दीक साहब, जाहिर है ये पहले भी मैंने आपसे यही सवाल किया कि ज़मानत दी आप लोगों ने और वो भी जाहिर है आपने अदालत को ही दी। आज भी जो रिमार्क्स सामने आए वो अदालत के रिमार्क्स सामने आए हैं। मियां साहब अगर जेल जाने के लिए नहीं तो क्या सियासत करने के लिए वतन वापस आएंगे? और अगर आएंगे
तो कब तक आएंगे? अदालत के कहने पर आएंगे या वैसे ही आएंगे? देखिए, मैं अर्ज करता हूँ, पहली बात तो ये है कि इस हवाले से नज़ीर लगारी साहब ने जो कुछ कह दिया है उसको आप सामने रखें, उसमें आपके हर सवाल का जवाब है। अच्छा, लेकिन मैं आपके प्रोग्राम के ज़रिए से ही नए नेवल चीफ अमजद खान न्याजी साहब को मुबारकबाद देता हूँ, और मैं समझता हूँ जितनी मेरी उम्र हो चुकी है कि पाकिस्तान नेवी और पाकिस्तान एयरफोर्स की कारकर्दगी हर जंग में बहुत ही आला रही है। सही है। अब आ जाइए इस बात पर जो ये इन्होंने कहा है कि सियासत की अबजद, ये मौजूदा काबीना में एक वज़ीर साहब हैं जेलम से, अच्छा, चौधरी फवाद साहब। सही है। वो जब पीपल्स पार्टी में थे तो उन्होंने कहा, क्लिप मैं आपको भेज दूंगा, हाँ जी, कि इमरान खान को सियासत की ABC भी नहीं आती। सही। ये तो उनकी काबीना में बैठा हुआ वजीर कह रहा है, मैं तो बाद में कहूँगा। बाकी ये कहना कि जी वो इनके, आपने तो इनके इमरान खान ने तो साजिश उस वक्त शुरू की थी जब धरना शुरू किया और 35 पंक्चरों पर उन्हें माफ़ी मांगनी पड़ी, और पूरे इंतखाबात पे जब उन्होंने बातें की, वो तो मैंने उस दिन भी कहा कि वो इनकी अपनी पार्टी के सेक्रेटरी जनरल ने पोल खोल दिया, उसका जवाब दें। अच्छा, एक और बात, अब सूरत हाल ये है कि ये इंतहाई अहल वज़ीर आज़म और जनाब इनकी काबीना, सिद्दीक साहब छोड़ देना वो क्या है क्या नहीं है, हुक्म दे दिया। मैं तो मियां साहब की बात कर रही हूँ, मियां साहब आएंगे या नहीं आएंगे? सुन ले, मैं उस पे आ रहा हूँ ना। अब इतनी लंबी तमीद बांधी मैं उस पे आ रहा हूँ, लेकिन इनके हालात क्या हैं? हाँ। ये बहुत, मैंने बिल्कुल मुख्तसर तफसील बांधी, चूंकि बहुत सी बातें उन्होंने की हैं जो गलत हैं। अच्छा। ये अपना बसरा साहब ने, अच्छा, इसलिए मुझे उनका जवाब भी देना है। अच्छा, अच्छा। मियां साहब तो आएंगे, मैंने कह दिया। जहां तक नैब की अदालतों का ताल्लुक है, मैं कई बार कह चुका हूँ भाई, मुझे 2 साल जेल रहना पड़ा और 11 साल के बाद इंसाफ मिला मुझे, 11 साल के बाद इंसाफ मिला। उस्मान साहब पूछ रहे कब आएंगे? जिस दिन इमरान खान पाकिस्तान को 45 रुपए लीटर पेट्रोल दे देगा, जिस दिन इमरान खान 100 दिन में पाकिस्तान के इक्तिसादी मसाइल हल कर देगा और यहाँ डॉलरों की बारिश शुरू हो जाएगी, और जिस दिन 50 लाख मकान बन जाएंगे, जी ये बात बताएं, तब आ जाएंगे। जब आप ये कर लेंगे तो आ जाएंगे, फिर कभी नहीं आएंगे। इसका मतलब कि जिस दिन इमरान खान 45 रुपए लीटर पेट्रोल बेच देगा आवाम को, तो कभी नहीं आएंगे। जिस दिन आवाम के मसाइल हल कर लेगा, ये 100 दिन में मसाइल हल करने वाला नालायक। जवाब अच्छा, यानी ये कभी नहीं हो सकेगा, बस कभी भी नहीं हो सकता। फिर तो इमरान खान कभी कुछ नहीं कर सकेगा। मेरा आपका जवाब आ गया, क्योंकि मुझे और भी टॉपिक डिस्कस वो आएंगे इंशाल्लाह। अच्छा, लेकिन ये नहीं कर सकेगा। उस्मान साहब, आपके जवाब मिल गया आपको? मियां साहब नहीं आते अभी? बिल्कुल आएंगे। मैं सुमैया सिर्फ आपसे एक दो मिनट आपकी सिर्फ मुस्तार करूंगा। जी देखिए, जब इंसान के पास जवाब नहीं होता ना वो जवाब फवाद चौधरी साहब के रिमार्क पे तो बताइए ना। नहीं सुने ना सदीक भाई, फवाद चौधरी साहब का बात करें। ऐसे रिमार्क्स तो बहुत सारे सबके बारे में इधर-उधर होते हैं। जब इंसान के पास जवाब नहीं होता ना, तो उस तरह बातों को स्पिन करता है, घुमाता है। और लेकिन असल जो बात आप, मैं आपसे दरखास्त करता हूं, मैं मुदाखलत नहीं करूंगा भाई। आप अब मैं बात तो पूरी करने देना उनको। देखिए, मैं मुदाखलत नहीं करता, लेकिन मेरी दरखास्त है ना, तो ये क्या कर रहे हैं? सुन लेना, ये क्या कर रहे हैं आप? वो फवाद चौधरी के भेज दें, फवाद चौधरी साहब भाई दरखास्त के जवाब दे दें। जी अच्छा सुन लीजिए ना, अच्छा सुन लीजिए। पहले सबसे तो मैं हैरान ये हूँ कि नवाज शरीफ साहब ने अपनी सारी पार्टी को मना किया है कि फौजियों से मिलना नहीं, फौज से कोई बात नहीं करनी। पता नहीं ये उन्होंने इजाजत दी है। सदीक अल फारूक साहब ने जो अभी मुबारकबाद दे दी है नए नेवल चीफ को, तो पहले नवाज शरीफ से पूछना क्या मुबारकबाद देने की इजाजत है कि नहीं, क्योंकि इन गुलामों को सांस लेने तक तो नवाज शरीफ बताता है लें कि ना लें, बात क्या करनी है वो नवाज शरीफ बताते हैं, मिलना किससे नवाज शरीफ बताते हैं, हाँ चोरी किसने करनी है ये सिर्फ उनको पता है अकेले को, क्योंकि उन्होंने अकेले नहीं करनी है। अब मैं आपसे खिदमत दोबारा अर्ज करूं, देखिए मसला ये है कि सदीक अल फारूक हो या मुस्लिम लीग नून हो, इनके पास कोई जवाब ही नहीं है कि नवाज शरीफ कब वापस आएंगे। उसकी वजह यह है कि आज अगर आप रिमार्क्स ही अगर इनको पढ़ इनको सेंड कर दें तो सारे के सारे, भाई जान आप मेरी बात तो सदीक भाई सुन लेना, मैं तो आपकी बात में इंटरप्ट नहीं करता हूँ, आपको अपनी उम्र का भी लिहाज करना चाहिए, हर बात में आप कूद रहे हैं। अब देखिए मसला क्या है, मसला ये है सुमैया कि इसमें 2 और 2 4 है। बिल्कुल रोज़े रोशन की तरह यहाँ बात है कि नवाज शरीफ और उनकी बेटी का पाकिस्तान की सियासत में कोई मुस्तकबिल नहीं। नवाज शरीफ ताहयात नायल हो चुके हैं, उनकी बेटी सजा याफ्ता हैं।
अब बाकी जितना भी ये सियासी यतीमों का टोला है, ये आपको रोज टेलीविजन पे ऐसे नैरेटिव बनाता हुआ नजर आएगा। लेकिन सियासत पे हमने बात कर ली, पॉइंट बता दे, आपका जवाब भी आ गया, नवाज शरीफ कब वापस आएंगे? सिद्दीक साहब का भी आ गया। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। सियासतदानों में मुझे बाबरी मस्जिद पर बात करनी है। 28 साल बाद फैसला आया है और इस पर आज बात करना बहुत जरूरी है। ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि दुनिया भर के मुसलमानों को तकलीफ पहुंची है इस फैसले से। हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते थे नाजरीन कि आज मोदी की हुकूमत है तो ये फैसला आया जिसमें 28 साल बाद बाबरी मस्जिद शहादत केस में फैसला सुनाते हुए तमाम 35 मुलजमान को बरी कर दिया गया। तो 1528 उत्तर प्रदेश के शहर अयोध्या में ये बाबरी मस्जिद तामीर करवाई गई। 1853 में मस्जिद की मिल्कियत का तनाज़ा पहली बार उठा और 1859 में बरतानवी राज में बाल हटाकर मस्जिद और मंदिर को अलग अलग किया गया। ये सारी डिटेल है, ये पूरी डिटेल हम आपको बताते रहेंगे। लेकिन आज के जो ये फैसला है इससे बड़ी तकलीफ पहुंची है मुसलमानों को। इसी बात करेंगे। मेरे साथ मौजूद दिफाई तजिया का एयर मार्शल रिटायर्ड शाहिद लतीफ़ साहब। शाहिद साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। ज़ाहिर 28 साल बाद एक फ़ैसला आता है। कई लोग तो जिसमें नामजद थे वो तो इंतकाल ही कर चुके हैं, लेकिन जिन लोगों को बरी किया गया ये कितनी तकलीफ पहुंची है। ये एक और जिसे कहते हैं कि बहुत ही गलत फैसला दिया है। क्या कहेंगे आप इस पर? देखिए, पिछले दिनों हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब ने जो जनरल असेंबली की तकरीर में इस्लामोफोबिया का जिक्र किया था वो यही मसला है और सबसे बड़ा मसला हिंदुस्तान वाला है जी। इस्लामोफोबिया का जो मामला है हिंदुस्तान में सबसे बढ़कर उभर कर सामने आया है। यानी वो गुजरात में उनसे इस मोदी ने अपने हाथ रंगे थे। तो ये जो मोदी है ये आज का हिटलर है और जो इसकी पार्टी है आरएसएस वो बिल्कुल हिटलर की नाजी पार्टी के मुताबिक काम कर रही है। जैसे उन्होंने यहूदियों के खिलाफ किया था, मुसलमानों की नस्ल कुशी जो है इन्होंने अपना एक टारगेट बना रखा है। जो कश्मीर में हो रहा है वो भी आपके सामने है। मुसलमानों के खिलाफ हर चीज जो है वो वहाँ पे उसको जायज समझा जाता है। तो यही तरीका जो है वो उनके अदालत ने किया है। जहाँ तक अदालतों वो आप अफजल गुरु का केस तो नहीं ना, गुरु का, जहाँ पे अदालत ने बाकायदा अपने फैसले में लिखा था कि अफजल गुरु के खिलाफ जो चार्जेस थे वो साबित नहीं हुए, मगर हिंदुस्तान में जो हिंदुओं के जो सेंटिमेंट उनको अकोड करने के लिए उसको फांसी दी जा रही है। यानी लोगों के जज्बात की बिना पर फैसले किए जाते हैं। तो ये भी लोगों के जज्बात का, आज का हिंदुस्तान तो हिंदुत्व है ना जी, सिर्फ हिंदुओं के लिए है और किसी के लिए नहीं है। लिहाजा उनके जो जज्बात हैं उनको कायम और दायम रखने के लिए उनका पास करते हुए ये फैसला दे दिया गया है। और उनकी अदालतों को भी कोई शर्म नहीं है कि अदालतों के मामले तो इंसाफ पर मबनी होने चाहिए। उनकी अदालतें भी लोगों के जज्बात पर फैसले करती हैं। ये कोई नई बात नहीं है, ये फैसले को जाना पहचाना है। तो उनकी अदालत ने, सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि उसके खिलाफ जो जुर्म है वो साबित नहीं हो सके, तो बगैर जुर्म के हम चूंकि लोगों के जज्बात हैं कि इसको फांसी दी जाए, लिहाजा हम उसको फांसी दे रहे हैं। शाहिद साहब, जो मस्जिद की जमीन की मिल्कियत का फैसला पिछले साल आया था उसमें भी यही बात की गई थी कि फैसला तब्दील करवाया गया और पूरा दबाव अदालतों पर होता है मोदी हुकूमत का। जी बिल्कुल दबाव है, उन पर दबाव है। ये हिंदुस्तान आज तो हिंदुओं के जज्बात मुसलमानों के खिलाफ नहीं होंगे तो क्या होगा? तो अब तो हमें नजर आ जाना चाहिए कि वहाँ की अदालतें इंसाफ की बुनियाद पर फैसले नहीं करेंगी, वो फैसले हिंदुओं के जज्बात की बुनियाद पर करेंगी और वो हमेशा मुसलमानों के खिलाफ होंगे, अकलियतों के भी खिलाफ होंगे। तो ये हुआ है, बिल्कुल ऐसा ही है। लेकिन शाहिद साहब, ना सिर्फ पाकिस्तान तो बता रहे हैं ना कि अक़लियतें महफूज नहीं है हिंदुस्तान में, लेकिन दुनिया भर की आंखें क्यों नहीं खुल रही हैं कि क्या हो रहा है हिंदुस्तान में? ना अक़लियतें महफूज हैं बल्कि ना पाकिस्तानी हिंदू महफूज हैं, उनका भी कत्लेआम वहाँ पे किया जा रहा है। देखें, जहाँ तक दुनिया का ताल्लुक है उनका तो ज़मीर मर चुका है। वो तो जहाँ पे मईशत ठीक है, क्योंकि उनको मईशत से प्यार है, वो वहाँ उनके साथ दोस्ती करते हैं। उनका और कोई तरीक़ाकार नहीं है दोस्ती निभाने का या दोस्ती करने का। तो लिहाजा दुनिया कि वो हिंदुस्तान को इन बातों पर पकड़ेगी। बातों फ़लस्तीन में जो कुछ हुआ है, कश्मीर में जो कुछ हो रहा है,
जो म्यांमार में हुआ, जी। ये सारी की सारी मिसालें ये जाहिर करती हैं कि दुनिया को इस कत्लो गारत से और ऐसी नाइंसाफियों से कोई सरोकार नहीं। उन्हें अपना जो अपने मफादात जो हैं वो मफादात जो हैं वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पॉइंट आपका शाहिद लतीफ़ साहब, उस्मान सईद बसरा साहब और सदीकुल फारूक साहब, आपका शुक्रिया। नज़ीर लगाई साहब मेरे साथ मौजूद हैं, वापस आएंगे तो लगाई साहब का मौक़िफ़ इस आज के फैसले पर लेंगे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।